वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 61st क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश के शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अग्निमित्र, सुमित्र और देवभूति को कोड दिए गए हैं सामने, देख करके कीजिए। तो इसमें देखिए, शुंग राजवंश में सबसे पहले जो इसके संस्थापक हैं वो तैयार कर लीजिए, पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। सबसे पहले अग्निमित्र, सुमित्र और फिर देवभूति। तो अग्निमित्र, उनके शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, विदर्भ जो था वो स्वतंत्र हो गया था। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा वसुमित्र के बारे में। नेक्स्ट है देवभूति, तो शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। तो वासुदेव कण्व ने उनकी हत्या कर दी थी और इसके बाद क्या हुआ था, शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 1 2 3 ऑप्शन सी। 62nd क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा गया कौन सा कथन सही है। पहला, उन्होंने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने कोही के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है, उनके शासन काल के दौरान बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। थर्ड, उन्होंने मेरठ के अशोक स्तंभ और टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। फोर्थ, उन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। यहाँ पर एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। पूछा गया सत्य नहीं है, देखिए मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सारे करेक्ट हैं। तो क्या हुआ था, ये इनकरेक्ट क्यों है, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये जो मेरठ के अशोक स्तंभ है इनको टोपरा और दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो ये जो टोपरा वाला स्तंभ अभिलेख है मेरठ के, तो टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित किया था। ये किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। बाकी सारे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में करेक्ट, दीवाने कोही की स्थापना की इन्होंने और इन्हीं के दौरान बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, ये सब है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ के अशोक स्तंभ और टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
63rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े थे, माधवाचार्य द्वैत से, निम्बार्क द्वैताद्वैत से, रघुनंदन शुद्धाद्वैत से। एक कोई इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो शुद्धाद्वैत से कौन जुड़े थे, या शुद्ध अद्वैतवाद भी से कहते हैं। इस दर्शन से वल्लभाचार्य इन्होंने प्रतिपादित किया था, रघुनंदन नहीं होगा। 64th क्वेश्चन देखते हैं, बाकी करेक्ट है, मतलब ये भी तैयार कर लेने, ना जाने कितनी बार ये प्रश्न आया है। तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन से जुड़े थे, माधवाचार्य द्वैत से, निम्बार्क द्वैताद्वैत से, और जबकि शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद से वल्लभाचार्य। बहमनी साम्राज्य में अमीर जुमला कौन था, बताना है। वित्त विभाग का प्रमुख था, जेल प्रमुख था, पुलिस विभाग का प्रमुख था, या विदेश विभाग का प्रमुख था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर जुमला था, वित्त विभाग का प्रमुख। पुलिस विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, कोतवाल कहलाता था। विदेश विभाग का प्रमुख वजीर अशरफ कहलाता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 65th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को अकबर ने हीरो के जांच के लिए नियुक्त किया था। थॉमस बेस्ट को, विलियम लीड्स को, जॉन न्यूबेरी को, या जॉन चाइल्ड को। सही हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन बी, विलियम लीड्स को अपॉइंट किया गया था। हीरा विशेषज्ञ थे और जिन्हें अकबर ने हीरो के सत्यापन के लिए नियुक्त किया था। जॉन न्यूबेरी ये पहले अंग्रेज थे जो भारत आए थे, और ये कब आए थे, अकबर के शासनकाल में आए थे। फिर नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, या फिर ओजोन। तो इसमें देखिए जो प्राथमिक प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फ्लाई ऐश है। 1 2 3 करेक्ट होगा, ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो सीधे विशेष स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, एरोसॉल, धूल, राख, ये सब नहीं होता है। अब इसमें जो ओजोन दिया गया है ये हो जाएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो द्वितीय वायु प्रदूषक क्या होते हैं, निचले वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे कि ओजोन हो गया। अब गुड ओजोन और बैड ओजोन के बारे में जान लीजिए। अगर ये लेयर के फॉर्म में हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगी गुड ओजोन, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे कि जो यूवी रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में, मतलब ये जो हमारे वायुमंडल में अगर ये ओजोन प्रेजेंट है, रिएक्ट कर रही है विभिन्न विभिन्न तत्वों से, तो क्या हो जाएगा, तब ये हमारे लिए बैड ओजोन हो जाएगी। याद रहेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं, इनके बीच ये रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या हो जाता है, ओजोन बन जाता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। कुछ और भी फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या हो जाएगा, इसके रूप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाहनों के माध्यम से हवा में उत्सर्जित होते रहते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण के माध्यम से बन सकता है। और फ्लाई ऐश क्या होता है, इसका उत्पादन ताप विद्युत संयंत्रों में होता है। तो एक प्रकार निलंबित कण होता है, जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन में इतने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बता सकूं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और भी बनता है तो आप उसको हल कर पाएं, सॉल्व कर पाएं। तो आप सभी ने कहा था कि मैम कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना भी एक्सप्लेन करना है आप कीजिए, लेकिन एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता करके नहीं बढ़ रही हूँ, हर क्वेश्चन में जो चीज़ एक्सप्लेन करने लायक है वो मैं बता के आगे बढ़ रही हूँ। तो 67वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कई बार बोल चुकी हूँ कि आप सतत विकास गोल, जो कि सारे लक्ष्य हैं SDGs, उनको तैयार कर लीजिए। नहीं है आप बताइएगा, मैं क्लास में करा दूंगी, दोपहर 1 बजे आती है, और उनको ट्रिक भी बता दूंगी कैसे याद करना, आप कमेंट करके बताइएगा। तो SDG 6 दिया गया है स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में। SDG 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में। और फिर आ जाता है SDG 13 भूमि पर जीवन के बारे में। और SDG 14 पानी के नीचे जीवन के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो SDG 13 है, लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया था लर्न करने को। अब आप बताएंगे SDG 13 में क्या आता है, बाकी करेक्ट है। तो सारे SDG गोल तैयार करना है, मैं हर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन हर बार मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन भी देती हूँ। 2-3 लोग सिर्फ कमेंट करते हैं, तो वही लोग कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, कोई और नहीं कर रहा, जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो करते रहें। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। 68 क्वेश्चन पे आते हैं। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण जिसे बोलते हैं, जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, ये कथन है। अब इसका कारण दिया गया, पोषक तत्वों से भरपूर जल निकायों के कारण शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि होती है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो यूट्रोफिकेशन एक तरह की प्रोसेस है, और इसमें जो बताया है कि यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन
को बढ़ाता है। गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इस यूट्रोफिकेशन की वजह से जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घट जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर जल निकायों के कारण क्या होता है, शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि कथन गलत है लेकिन कारण सही दिया गया है। देखिए अब यूट्रोफिकेशन होता क्या है उसको समझिए। यूट्रोफिकेशन इसी को सुपोषण बोलते हैं। तो क्या होता है, जो जल निकाय है, कोई वाटर बॉडी है, उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कोई पॉल्यूटेंट है आकर के इसमें घुल जाते हैं, वेस्ट वगैरह आता है ना तालाब में या झील में आप छोड़ते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शैवाल बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं सुपोषण के माध्यम से। मतलब ये क्या होता है, ये पोषक तत्वों के बढ़ने की वजह से शैवाल बढ़ जाते हैं। और जैसे कि ये कोई वाटर बॉडी हो, इसमें पूरे शैवाल ही भर जाते हैं। इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब इसकी वजह से होता क्या है, मान लीजिए इधर से सनरेज आ रही, तो पहले देखिए वाटर में घुलित ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। तो जो मछली हो गई सांस लेती कैसे लेती है, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो जो जलीय जीव है वो क्या करते हैं, घुलित ऑक्सीजन का यूज करते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं। अभी सूर्य का प्रकाश इसके लिए बहुत जरूरी होता है। अभी सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ रहा है और ये घुलित ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी शैवाल ऊपर पूरा कवर किए हुए हैं, नीचे सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्या होगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से जो जीव जंतु हैं वो क्या होंगे, इसमें मरने लगेंगे। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो सुपोषण तो होता है मतलब कि जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन कहाँ से बढ़ जाएगी, जब ये एल्गल ब्लूम हो गया बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा तालाब वालाब में हरी हरी काई जैसे पूरे में जम जाती है, नीचे का पानी तक दिखाई ही नहीं देता। कभी कभी तो उसमें लोग घुस जाएं या फिर ऐसा मतलब दिखता ही नहीं, ऐसे लगता है कि पूरा जैसे कि घास वगैरह निकली हुई उसी में अगर तालाब वगैरह है तो पता ही नहीं चलता। ये एल्गल ब्लूम होता है। उसकी वजह से बढ़ने की वजह से नीचे सनरेज नहीं पहुंच पाती है और डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसकी वजह से जो जलीय जीव है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब याद रहेगा ना यूट्रोफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शैवाल भी बढ़ जाते हैं और फाइटोप्लैंक्टन की भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 69 क्वेश्चन देखिए, एलोजेनिक अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जैविक और अजैविक दोनों कारकों से संचालित होता है और यह अधिकतर प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले समझिए, अजैविक कारकों द्वारा संचालित जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार है वो एलोजेनिक अनुक्रम यही होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। क्योंकि यह समुदाय बाहर के कारकों के परिणाम स्वरूप होता है, तो अजैविक कारक के द्वारा यह संचालित होता है, ना कि जैविक और अजैविक दोनों के कारण। तो उदाहरण के लिए जैसे बाढ़ हो गया, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, इनके कारण जो होने वाला जो उत्तराधिकार एलोजेनिक उत्तराधिकार है, ये एक तरह का उदाहरण है। इनके बाद जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार आता है, तो अधिकतर जो प्राथमिक उत्तराधिकार से संबंधित जहां निर्जीव भौतिक संस्थाएं पारिस्थितिक उत्तराधिकार के प्राथमिक चालक होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एलोजेनिक सक्सेशन तो क्या होता है, इसमें केवल अजैविक कारकों के द्वारा ये संचालित होता है, जैसे कि बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट। इसके बाद क्या होता है, जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार होता है या जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलोजेनिक बोलते हैं, एलोजेनिक अनुक्रम बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैव विविधता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, 2002 में। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंपॉर्टेंट है, सब तो इजी क्वेश्चन है, 1972। और वन संरक्षण अधिनियम 1980। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिश कीजिए जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, स्टिकी नोट्स बना करके सामने लगा लीजिए, डेली 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन है 3421। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? करेक्ट आंसर क्या है, तमिलनाडु है। 72nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है डॉप्सन इकाई, इसमें ओजोन को मापते हैं। डॉप्सन इकाई में एक कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कौन सा कथन सही है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ओजोन क्या है, ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में स्थित होती है। इसकी थिकनेस कैसे मापते हैं? डॉप्सन इकाई से। अगर कार्बन क्रेडिट की बात की जाए तो एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के।
73rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें, लिस्ट ए को लिस्ट बी से। जल संरक्षण तकनीक दी गई है और राज्य दिए गए हैं पेमघरा, खत्ती, मदकस और अपातानी। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में से मैच करना। मुझे लगता है शायद ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक आपको नहीं पता होंगी, तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो पेमघरा उड़ीसा में, ठीक। खत्री हो जाएगी, खत्री हिमाचल प्रदेश। मदकस याद रखिएगा कर्नाटक, अपातानी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। 74th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत से रिलेटेड है, और फिर आइची लक्ष्य है, ये जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण से, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस एमिशन से रिलेटेड है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, आइची लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण से, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो लगातार जैविक प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने से, क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से रिलेटेड, और वियना सम्मेलन भी याद रखिएगा ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल, वियना दोनों याद रखिएगा। 75th क्वेश्चन है, अरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं? ठीक है, 75th क्वेश्चन है। समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, वायुमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? तापमंडल या थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर क्या होती है? मेसोस्फीयर के ठीक ऊपर होती है, तो यहीं से शुरू होती है, लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। अरोरा और उपग्रह इसी परत में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं हर क्वेश्चन को कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। सोचिए ये कुछ क्वेश्चन हैं और आप इतने अच्छे से सॉल्व करते हैं, टाइम आपको पता नहीं चलता है और आपके अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिक प्रिपेयर हो जाते हैं। ऐसी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं आरओ एग्जाम, यूपी पीसीएस के लिए भी, तो उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसी पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं तो और लोगों को भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।